तो कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको किसान की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। उनको तो कभी कल्ला जी को खुश करना होता है, कभी भंवर सिंह जी भाटी को खुश करना होता है। तो उनके लिए हमने ये भी कहा कि आपको हम श्री डूंगरगढ़ की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के आपको हम पीट भी सकते हैं अगर आप किसानों का काम नहीं करोगे। परीक्षा देने के अगले दिन जब अखबार के अंदर पढ़ते हैं कि उनका जो पेपर है वो 15 लाख रुपए के अंदर बिक गया, उनका जो पेपर है वो 20 लाख रुपए के अंदर बिक गया, तो ये क्या है? ये शिक्षा नीति का खोखलापन ही तो है। पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, इनका एक ही काम था कि डायरी निकाल के मंडल अध्यक्षों से और गांव में मोखान में निकल जाना। माकपा का और भाजपा का मतलब कभी गठबंधन नहीं होता, माकपा और भाजपा का गठबंधन हो गया पंचायती राज चुनाव के अंदर। पिछले 4.5 साल के अंदर वर्तमान विधायक आदरणीय गिरधारी जी मैया श्री डूंगरगढ़ के किसी बिजली विभाग के ऑफिस में नहीं आए। आप देखिए, और राजस्थान सरकार के अंदर तो कहना ही क्या, आरपीएस जो सबसे बड़ी सैद्धांतिक संस्था होती है वो तक बिक गई। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत। आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद रहे डॉक्टर विवेक माचरा। विवेक माचरा आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और डूंगरगढ़ से विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने श्री डूंगरगढ़ के इन 75 सालों में क्या विकास कार्य हुए, क्या विकास कार्य नहीं हुए, इन पर खुलकर बात की। इन्होंने वर्तमान के विधायक श्री गिरधारी मैया के बारे में बात की, पूर्व विधायक श्री कृष्णाराम नाई के बारे में बात की, वहां के तमाम नेताओं के बारे में बात की और बीकानेर जिले के तमाम मंत्रियों के बारे में भी इन्होंने खुलकर बात की। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए इन सब बातों को सुनने के लिए। टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जो जिस प्रकार से आपका स्नेह सानिध्य हमारे जैसे नौजवानों को मिल रहा है, हम भी आपको देखते रहते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ में अवसर मिला। जी, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर विवेक माचरा, डॉक्टर साहब, आरएलपी के आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। जी। अभी हाल ही में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी ने एक डूंगरगढ़ में रैली की और चूंकि आप डूंगरगढ़ विधानसभा से एरिया अपना तलाश रहे हो, अपनी जमीन तलाश रहे हो। जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल का पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ जी, कि वर्तमान समय के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेके हनुमान जी ने पहले ओंकार महारैलियों के माध्यम से और अभी किसान महापंचायतों के माध्यम से और बजरी माफियाओं के खिलाफ जो पूरे राजस्थान के अंदर जो आगाज किया, उसी दौरान उन्होंने श्री डूंगरगढ़ के अंदर जो किसान महापंचायत की, वो शानदार और जानदार पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने जो बिगुल बजाया, उसी का परिणाम है कि आज प्रत्येक जगह पे राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को आम जनता की आवाज़ के लिए सोचना पड़ रहा है। और जो हमें प्रेरणा मिलती है आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से कि गांव के लिए, आम आदमी के लिए, आम जवान के लिए, नौजवानों के लिए हक की बात को संघर्ष करना, हमारी जो सोच है, जो हमारा काम है, उनके पदचिन्हों पर चलना, उनके नेतृत्व के आदेश का पालन करना। आपने बीडीएस किया जी। पढ़ने में ठीक थे आप जी, अच्छे थे। बीडीएस करने के बाद में आप राजनीति में आ गए, क्यों? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा श्री डूंगरगढ़ के अंदर बाल भारती स्कूल श्री डूंगरगढ़ से हुई और पहली कक्षा से हमेशा जब तक 7वीं क्लास तक वहाँ मैं पढ़ा और हमेशा स्कूल के अंदर कक्षा में प्रथम रहा। उसके बाद में फिर बीकानेर पढ़ा और उसके बाद में ग्रेजुएशन किया। शुरू से ही लोगों के बीच में, हमारे जैसे छात्रों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में, छात्र जीवन से ही ये प्रेरणा थी कि किस प्रकार से जो आवाज़ है, चाहे वो युवा वर्ग की हो, चाहे गांव से आने वाले किसानों की हो, उसको मजबूत किया जाए। तो मैं चाहे श्री डूंगरगढ़ हो, बीकानेर हो, जयपुर हो, जहाँ भी रहा और हमारे संगठन के साथ में, नेतृत्व के साथ में हमेशा काम किया। गांव, किसान और गरीब की आवाज मजबूत करने के लिए आप राजनीति में आए। जी। फिर आप शिक्षा के दौरान कोई जी, पार्टी से जुड़े आप?
जब शिक्षा ले रहे थे? हाँ, अध्ययन के दौरान जैसे हमारी छात्र राजनीति के अंदर मैं हमेशा सक्रिय रहा, जयपुर के अंदर जब भी रहा, कौन सी पार्टी से? तो उस वक्त मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल उस वक्त एमएलए थे, उनके साथ ही था, लेकिन छात्र संगठन मेरा उस वक्त एनएसयूआई था जी, और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए भी मैंने तैयारी की और NSUI के लिए। एनएसयूआई के अंदर, और स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा मैं काफ़ी टाइम तक। उसके बाद में हमारी खुद की पार्टी बन गई। तो जब भी रहे उस वक्त भी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर हमने एनएसयूआई का चुनाव लड़ा पूरे राजस्थान के अंदर। तो उन परिस्थितियों को देखा, चाहे छात्र जीवन के अंदर, क्योंकि चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे बीकानेर के अंदर बात करें, गांव से आने वाले नौजवानों के सामने बड़ी ये तकलीफ रहती है कि शिक्षा के माध्यम से आगे कैसे बढ़ा जाए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा हमारा जो मूल हथियार है, गांव के गुआड़ के अंदर जब तक शिक्षा के माध्यम से लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक गांव के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, गांव का जवान आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का प्रदेश का समग्र विकास नहीं हो सकता। तो आपने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी की। हाँ, क्या चुनाव हुआ? लड़े, नेशनल डेलीगेट का चुनाव लड़े हम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर। उस वक्त शायद 120-130 वोटों के डिफरेंस से चुनाव को लूज किया, लेकिन उस वक्त मुझे मौका मिला पूरे राजस्थान के अंदर, गांव देहात के अंदर जाने का। राजस्थान की प्रत्येक महाविद्यालय, कॉलेज, सरकारी, प्राइवेट, क्योंकि पूरे राजस्थान के छात्र छात्राओं को उसके अंदर वोट पड़े थे, तो उस वक्त मुझे पूरे राजस्थान के अंदर छात्रों के बीच में मैं गया और बहुत शानदार नेतृत्व की जो टीम सबसे पहले मुझे मिली, पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर तहसील मुख्यालय पर नौजवान जुड़े, और आज भी वो सारे नौजवान एक श्रृंखला के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे बड़ी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब भी हम सारे लोग मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये जी, बीडीएस कहाँ से किया आपने? जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अटैच वहाँ से। तो बीडीएस करते ही आप इधर हाँ। राजनीति में आ गए। जी, फिर कहाँ से स्टार्ट किया आपने? आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के साथ में शुरू से आज, जैसे मान लो 2012-13 से उनके साथ में जुड़े और लगातार फिर चलते ही जा रहे हैं, नहीं क्या, निरंतर। तो आप पहले दिन से हनुमान जी के साथ। जी जी आपके परिवार से राजनीति में रहे हैं कोई? जी, हमारा मतलब शिक्षा के अंदर परिवार हमारा रहा, पॉलिटिक्स में कोई नहीं रहा? पॉलिटिकल में नहीं रहा, नहीं क्या। तो आपके परिवार में शिक्षा में कहाँ तक लोग गए? लगभग जितने भी शिक्षा के अंदर जितने क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो मेरे दादाजी सीएमएचओ रहे, उन्होंने 1963 में एमबीबीएस किया। अच्छा। और हाँ, हम्म, पिताजी मेरे श्री डूंगरगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। वकील हैं पिताजी? हाँ, और चिकित्सा शिक्षा राजस्थान के अंदर, राजस्थान पुलिस में और एजुकेशन में, आर्मी डिफेंस में, मेरे छोटे भाई इंडियन एयरफोर्स में हैं, मेरे चाचा जी बीएसएफ में हैं, दिल्ली आर्मी के अंदर हैं। तो लगभग तमाम क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी अवसर मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश रही। तो राजनीति में पहले व्यक्ति हो आप जी, परिवार के? पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो हमारी पीढ़ी है उसके अंदर हम प्रयास कर रहे हैं। और कौन थे आपके परिवार में? मेरे नाना जी स्वर्गीय श्री रेवंतराम जी मैया हम्म, श्री डूंगरगढ़ से अच्छा विधायक रहे काफी लंबे समय तक। अच्छा। जी, तो अब आप उनकी जगह लेना चाह रहे हैं? नहीं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। उसको आगे बढ़ा करके इच्छा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे आप? प्रयास है, कोशिश है कि आवाज उठा सके आम आदमी की, किसान की। तो डूंगरगढ़ में अभी आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि सरकारें नियम बनाती है, सरकारें कानून बनाती है, वो नियम और कानून बिल्कुल वैसे ही है जैसे दीवारों पे महापुरुषों के विचार लिखे हुए होते हैं, जिनको पढ़ता सब है, अमल में बहुत कम लोग लेके आते हैं। सरकार की योजनाएं आज़ादी के 75 वर्ष बाद, सरकार की योजनाएं किसान, जवान, महिलाओं, छात्र छात्राओं, बुजुर्गों, आम आदमी, व्यापारियों, व्यवसायों के नाम पर बनती जरूर है,
लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। ये सीधा सा स्पष्ट कारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो वास्तविकता, जो धरातल के जो दर्द महसूस करने वाले व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में या जहाँ से कानून बनते हैं, वहाँ जब तक आपके क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले नहीं पहुँचेंगे तो उन तकलीफ़ों को वो नहीं समझ पाएंगे। सरकार की योजनाएं गांव तक नहीं पहुँच पाती, प्रत्येक योजना विफल हो रही है। राजस्थान सरकार आज बहुत बड़ी योजनाएं लेके आ रही है। आप देखिए कि हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं फेल, एकदम हर चीज़ उन्होंने मुफ्त में कर रखी है, शिक्षा पूरी एकदम फ्री के अंदर है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि गांव के अंदर किताबें फ्री है, स्कूल ड्रेस फ्री है, उनको दोपहर का खाना फ्री है, साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें फ्री है। तो बाहर से अखबारों के अंदर देखते हैं, पोस्टर के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यार राजस्थान के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था है। और स्कूलों के अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि 75% जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली पड़े। तो ये चीज़ें जो मतलब खोखलापन है, योजनाओं का खोखलापन। जैसे अब सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति देखिए, सरकार कह रही है कि हर चीज़ हमने फ्री कर रखी है, सोनोग्राफी 5 रुपये की पर्ची से लेके CT स्कैन, MRI, सारी चीज़ें। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि CSC और PSC के अंदर डॉक्टर ही नहीं है। आपको मजबूरी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर, प्राइवेट सेंटरों के अंदर जाना पड़ता है। हमारे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल हैं, CSC है मुख्य श्री डूंगरगढ़ के अंदर, जिसको अभी जिला उप जिला हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे माताओं बहनों के लिए मतलब गर्भावस्था के अंदर या कोई महिला चिकित्सक नहीं है। तो आप देखिए 3 लाख की आबादी वाले क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी किस प्रकार से लंबे समय से नहीं है। ये पूरे पौने 5 साल निकल गए जहाँ पे अशोक गहलोत ने बम्पर घोषणाएं की, विधायक जो कह रहे हैं उनको वो मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें योजनाओं का खोखलापन है। और इन खोखलेपन को दूर कौन करेगा? इन खोखलेपन को दूर करने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। ये शिक्षा के हालात हैं, स्वास्थ्य के हालात हैं, यही हालात गांव के अंदर हैं। जैसे अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद हेतराम गोदारा, शहीद निहाल चंद धारणिया, जीव प्रेमी, जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। उस क्षेत्र से मैं आता हूँ जहाँ पर प्रत्येक गांव के अंदर हजारों की संख्या के अंदर नौजवान आर्मी की, डिफेंस की, देश की सेवा के लिए तैयारी करने का जज्बा रखते हैं। उन नौजवानों को क्या चाहिए? उन नौजवानों को खेल के मैदान चाहिए, प्रयास करने के लिए, दौड़ने के लिए ट्रैक चाहिए। सरकार बार बार कह रही है हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल के लिए राजीव गांधी खेल जो मिशन लेके आए हैं, उनके नाम पे T-शर्टें बंटवाई, एक दिन का मेला लगा गाँव के अंदर। उनका परिणाम क्या है? जब तक आप उन नौजवानों को साधन संसाधन नहीं दोगे, खेल के मैदान नहीं दोगे, तो कैसे वो नौजवान आगे बढ़ेंगे? कैसे वो माँ भारती की रक्षा के लिए आप आगे आएंगे? कैसे उनका सपना पूरा होगा? तो ये योजनाएं भी एकदम युवाओं के साथ में चला हुआ है जी। और गांव से आने वाले लोग देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि देश की तरक्की का रास्ता किसान के खेत से होकर निकलता है, गांव के गुआड़ से होकर निकलता है। जब तक उन पदों पर गांव का बेटा नहीं पहुंचेगा जहां से देश की नीति और नीति तय होती है, तब तक देश का विकास नहीं होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे जैसे परिवारों से आने वाले लोग जो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये का किराया लेके बीकानेर आते हैं, जयपुर जाते हैं, अपने प्रयास करते हैं कि मैं पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, RS, IS की भर्ती के अंदर मेरा सिलेक्शन हो, और लगातार प्रयास करते हैं, अथक मेहनत करते हैं। उनका परिवार, उनके माता पिता खेत के अंदर मेहनत करते हैं और वो यहाँ लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन परिणाम जब आता है तो परीक्षा देने के अगले दिन जब अखबार के अंदर पढ़ते हैं कि उनका जो पेपर है वो 15 लाख रुपए के अंदर बिक गया, उनका जो पेपर है वो 20 लाख रुपए के अंदर बिक गया, तो ये क्या है? ये शिक्षा नीति का खोखलापन ही तो है कि RPSC के जो मेंबर हैं, RPSC के जो प्रेसिडेंट हैं, RPSC के जो सदस्य हैं, राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, वो पैसे लेके इस प्रकार से पेपरों का बंदर बांट कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों को, निजी रिश्तेदारों को, पैसे देने वाले लोगों को। राजस्थान का राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों को अपना बता के चरखा काट रहे हैं और अगले दिन वही 19 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो दोगली नीति है कि अखबारों के अंदर अशोक गहलोत का, नरेंद्र मोदी का हंसता हुआ चेहरा आना और धरातल पर जब हम लोग जाते हैं तो किसान की आंख के अंदर आंसू, माताओं बहनों की आंख के अंदर आंसू, जवान की आंख के अंदर आंसू, ये चीजें जो है, ये चीज दिखाती है कि भारत और इंडिया दो है।
देश के अंदर समानांतर दो चीजें चल रही है। एक तरफ दूसरे बड़े लोग हैं, अंबानी अडानी, जो सरकारों को जेब के अंदर रखते हैं। अभी जिस मिशन के अंदर हनुमान जी बेनीवाल चल रहे हैं कि बजरी माफिया राजस्थान की सरकार को, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, दोनों को अपनी जेब के अंदर रखते हैं। तो इंडिया और भारत दो अलग अलग साथ में चल रहे हैं, ये सच्चाई है। कहाँ मातृशक्ति की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इस संस्कृति को मानने वाले भारत देश के अंदर निर्वस्त्र होकर अगर महिलाओं को नंगा नचाया जाए, नंगा भगाया जाए, और गैंगरेप जैसी घटनाएं राजस्थान के अंदर होती है, राजस्थान और देश के अंदर होने लगी, शर्मसार करने वाली घटनाएं। शिक्षा के मंदिर जोधपुर के अंदर जिस प्रकार से जो जेएनयू के अंदर जो घटना हुई, बीकानेर के अंदर जो खाजूवाड़ा के अंदर जो घटना हुई, इस प्रकार की घटनाएं देश और प्रदेश के अंदर, राजस्थान इतिहास के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर जगह नहीं है। तो ये नकारापन है। पुलिस थाने के अंदर किस प्रकार से मतलब बलात्कार की घटनाएं होना, एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार की घटनाएं होना, ये कहीं ना कहीं अगर सिस्टम है तो ये सिस्टम होता है सरकार की फेलियर का। इसके लिए आपने कुछ स्पेशल प्रयास किए? बिल्कुल, लगातार। सबसे पहली चीज है कि डिफेंस, आपको इन चीजों को रोकना होगा। इन चीजों को जो समाज के अंदर जो वर्तमान परिस्थिति के अंदर, सबसे पहले अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर अपन बात करें कि जो निरंतर अत्याचार और जो शोषण बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया कि महल के अंदर कुर्सी पे बैठा राजा जो पहले बनता था, आज वो कुर्सी के अंदर महल के अंदर बैठने वाला नहीं। लोकतंत्र के अंदर आपके हाथ के अंदर ताकत है। हमारा सपना है कि गांव से निकले हुए बेटे एसडीएम बने, आरएस बने, कलेक्टर बने, बीकानेर की पीबीएम हॉस्पिटल का इंचार्ज श्री डूंगरगढ़ का बेटा बने, श्री डूंगरगढ़ की बेटी बने। इसके लिए लगातार अलग जगा रहे हैं। जिस भी गांव के अंदर प्रतिभावान छात्र है, चाहे 8वीं 10वीं 12वीं का, जो विज्ञान साइंस के माध्यम से, बायोलॉजी के माध्यम से, आईआईटी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। उनके शिक्षण व्यवस्थाओं के लिए चाहे जैसा भी मार्गदर्शन जरूरत होता है, हम और हमारी पूरी टीम लगातार प्रयास करते हैं। आपने नौकरी छोड़ी? जी, मैंने 6-7 महीने तक सरकारी नौकरी के अंदर मैं रहा था, और उस वक्त शुरू से ही क्योंकि मेरा ये था कि भाई हम राजनीति के अंदर जनसेवा के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, तो एक दौर था जो 5-6 महीने में रहा मैं राजकीय सेवा के अंदर, और उसके बाद से लगातार जनता के साथ, जनता के बीच हूँ। जब आपने नौकरी छोड़ी तो घर वालों ने कहा नहीं? परिवार का हमेशा सहयोग रहा मुझे, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। परिवार का, दोस्तों का, साथ में रहने वाली टीम का मेरे जीवन के अंदर हमेशा शानदार सहयोग रहता है। एक टीम वर्क के रूप में हम काम करते हैं उनका हमेशा। जो जचे वो करो। हाँ, ये अच्छा काम आप अगर कर रहे हैं, ये उनके हमेशा से सोच रही, परवरिश रही। आपकी पत्नी डॉक्टर है? हाँ, अभी उन्होंने एमबीबीएस किया है, पीजी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं? कहाँ सहयोग है। वो भी पूरा हाँ, सहयोग कर रहे हैं? वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं मेरी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। वी बोथ आर एस्पिरेंट्स, हम दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वो भी, मेडिकल भी एक नोबेल प्रोफेशन है, चिकित्सा के माध्यम से आम जनता की सेवा के लिए, जो हमारा पीढ़ियों से है, ठीक है। और खुशी भी मिलती है उसके अंदर कि गांव के अंदर, गांव से कोई परेशान और पीड़ित आता है, और उनकी सेवा के लिए अगर जरा सा भी कुछ भी कर पाते हैं तो दिल को बड़ा सुकून देने वाला होता है। नहीं, जनरली देखा जाता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हो, या जिसकी मदर फादर डॉक्टर हो, बेटा डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल बनती है, और लगभग एक ही प्रोफेशन में रहते हैं। आप राजनीति में, उधर डॉक्टर। मैं के सीधा गाँव का आदमी है जी, जके को जको मन नहीं वो करो, आपके दिल हूँ करो, आपके मन हूँ करो, जो भी काम करो आपकी आत्मा हूँ करो, और परमात्मा ने साक्षी मान करो, बहुत जोरदार और जिंदा दिली हूँ करो। नहीं के भाई डॉक्टर बन रहे हैं, मरीजा की सेवा करनी चाहे, गाँव के लोगों की सेवा करनी चाहे, भी मैं भी बहुत खुश हाँ। मैं आम जनता की सेवा करनी चाहवा, आम जनता के लिए खड़ा रहना चाहवा, तो मैं भी बहुत खुश है। डूंगरगढ़ में हम लगभग देखते हैं कि आपके खूब सारे आंदोलन होते हैं, आप आंदोलन करते रहते हैं। हाँ, तो आपने खूब सारे आंदोलन किए, ऐसा कोई आंदोलन जो आप हार्ट टच किया हो, या आपको लगा हो कि यार ये आंदोलन
मतलब मेरे को बड़ा सुकून मिला ये आंदोलन करके। बड़े एक समूह के लिए जब भी आप काम करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक समूह की भावना आपके साथ में जुड़ती है, वो आपके साथ में चलती है, उसकी एनर्जी आपके साथ में चलती है। तो एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन के अंदर श्री डूंगरगढ़ अग्रणी क्षेत्रों में से एक है। 80 से 90% मूंगफली उत्पादन के अंदर एशिया के अंदर और देश के अंदर ही अग्रणी क्षेत्रों के अंदर है। बिजली की समस्या यहाँ किसानों के लिए सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या है। किसान के लिए खेत उसके बेटे जैसा है। तो इलाके के अंदर जो पीछे का जो दौर चला 4.5 साल का, उस दौर के अंदर बिजली की बड़ी समस्या श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर रही। ये बात अलग है कि बिजली के आंदोलन के नाम पे श्री डूंगरगढ़ से हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय गिरधारी जी मैया उस बिजली के आंदोलन से निकले, लेकिन ये बात भी इस बात के साथ है कि पिछले 4.5 साल के अंदर वर्तमान विधायक आदरणीय गिरधारी जी मैया श्री डूंगरगढ़ के किसी बिजली विभाग के ऑफिस में नहीं आए। तो इन 4.5 साल के अंदर बिजली के जितने भी आंदोलन हुए वो आंदोलन मेरे दिल, मेरी आत्मा, मेरे मन से जुड़े हुए थे। मेरी एक सोच थी कि किसान को 1 घंटे भी बिना बिजली के, खेत को 1 घंटे भी बिना बिजली के नहीं रहना पड़े। इस सोच के साथ में काम किया। ईश्वर का आशीर्वाद और पूरे जो जनता का जो आशीर्वाद था, हमेशा प्रत्येक आंदोलन के अंदर AN, JN, एक्शन, SC, SDM और कलेक्टर तक के अधिकारियों के साथ में वार्ता करके तत्काल रूप से किसानों को राहत की। क्योंकि मेरी एक सोच है कि लंबे समय तक किसानों को हजारों की संख्या के अंदर बिठा के रखना, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, उसकी बजाय आप किसान का अगर तत्काल काम करें, त्वरित काम करें, सरकार त्वरित फैसला ले और किसान अपनी फसल की तरफ बढ़े। तो ये जो आंदोलन, बिजली के जो आंदोलन थे, उस आंदोलन के अंदर मैंने 2 चीजें देखी कि शिक्षण व्यवस्थाओं से निकलने वाले अधिकारी, चाहे वो AN हो, JN हो या SDM हो, वो गांव के किसानों को किस प्रकार से देखते हैं, वो उनकी तकलीफ को समझते हैं या नहीं समझते। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो किसान के बेटे होते हैं, वो किसान की तकलीफ को समझते हैं। तो कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको किसान की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। उनको तो कभी कल्ला जी को खुश करना होता है, कभी भंवर सिंह जी बाटी को खुश करना होता है। उनको ये होता है कि भाई मंत्री जी कैसे खुश होंगे, मंत्री जी के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो मेरे से या मेरे जैसे एक्शन AN अधिकारी से कैसे खुश होंगे। तो दोनों तरह के अधिकारी और कर्मचारी हमें इन आंदोलनों के अंदर मिलते थे। जो किसानों के लिए सकारात्मक सोच रखने वाले, उनसे मिलके मुझे भी खुशी होती थी। और जो किसानों के लिए जिनकी सोच सही नहीं होती, तो उनके लिए हमने ये भी कहा कि आपको हम श्री डूंगरगढ़ की सड़कों पर दौड़ा के आपको हम पीट भी सकते हैं अगर आप किसानों का काम नहीं करोगे। तो ये सच्चाई है कि इलाके के अंदर, और जब किसान मजबूत होगा, किसान को पूरी बिजली मिलेगी, क्योंकि सिंचित क्षेत्र है, बिजली मिलेगी तभी आगे के सारे काम चलेंगे। तो ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। और दूसरा जिसने मेरी आत्मा को झकझोर के रखा कि जयपुर से चलने के बाद बीकानेर तक पूरे श्री डूंगरगढ़ के अंदर, क्योंकि बिजली से सिंचित क्षेत्र है, तो चाहे करंट लगने से हो, डिग्गी में डूबने से हो, चाहे सर्पदंश से हो, या जो कृषि उपकरणों के काम करते हुए दौरान कोई हाथ आना हो या क्षतिग्रस्त इस प्रकार की दुर्घटनाएं होना, श्री डूंगरगढ़ में आजादी के 75 वर्ष बाद इस नेशनल हाईवे पे स्थित होने के बावजूद पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल का नहीं होना, उसके लिए मैंने हमेशा राजनीति से ऊपर उठ के, हमेशा परमानेंट नौजवानों के साथ मिलके, और कम से कम जहां तक हम प्रयास कर सकते, मुख्यमंत्री तक, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जब सर्किट हाउस के अंदर जन सुनवाई कर रहे थे, तब हमारे नौजवान साथियों को रोका, तो हमने पुलिस से लड़के और धक्का देकर सर्किट हाउस की दीवारों पर चढ़ के मुख्यमंत्री को हमने कहा कि मैं जन सुनवाई कागज लेने से कुछ नहीं होगा, आप धरातल पे काम नहीं करें। श्री डूंगरगढ़ के अंदर हजारों की संख्या के अंदर सड़क दुर्घटनाएं हुई, ऐसी दुर्घटना हुई, पूरी की पूरी बसों के अंदर किस प्रकार से दर्जनों की संख्या के अंदर लोगों को मरना पड़ा। आर्मी के जवान थे, उनका सेरुना के पास में दुर्घटना हुई, भयंकर दुर्घटनाएं हुई, लेकिन सरकार नहीं सोच पाई। मुझे दुर्भाग्य है आज भी कि लगातार हमारे प्रयासों के कारण और आज सड़कों पर आंदोलन के कारण पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई, विधानसभा के अंदर भी, बजट के अंदर भी, लेकिन 4.5 साल के अंदर आज दिन तक श्री डूंगरगढ़ की पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल की नींव नहीं लगी। तो जनता को, आम आदमी को काम से मतलब है, घोषणाओं से मतलब नहीं है। आज अगर मेरी दुर्घटना हो जाए या कोई भी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो क्या घोषणा के अंदर ले जाके उसको भर्ती थोड़ी कराएंगे?
अगर वहाँ पे भवन तैयार हो, वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति हो, वहाँ पे सर्जन हो और तो सर्जन हो, तब जाके और काम होगा। तो काम की जो गति है वो बिल्कुल शून्य है इन सरकारों के अंदर। इसके लिए भी नौजवान जो शक्ति है वो आगे आएगी, तब जाके काम होगा। आपने इसके लिए आंदोलन किया? बिल्कुल, लगातार हमने आंदोलन का प्रयास किया। और सबसे ज्यादा जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर 1700 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। आप देखिए कितना बड़ा मजाक है, जबकि हमारे आदरणीय विधायक जी गिरधर जी में अशोक गहलोत के एकदम खास हैं। हालांकि उनकी पार्टी अलग है माकपा, लेकिन वो राज की बिल्कुल गोदी में बैठे हैं। वो हम देखते हैं कि उसका फायदा मिला डूंगरगढ़ को? कहाँ मिला? 1700 पद खाली है ना। फायदा तो तब होता जब एक भी पद खाली नहीं होता। स्कूलों के अंदर शिक्षक होते, हमारे छोटे भाई बहन है, वो पढ़ने के लिए उनको मौका मिलता। कम से कम 50 जगह तो मैं खुद गया हूँ जहाँ पे स्कूलों, छोटे छोटे बच्चों के साथ में स्कूलों के बाहर धरना लगाया, तालेबंदी की। हमें ऐसा थोड़ी लगता है कि शिक्षकों के बाहर, स्कूलों के बाहर ताले लगाकर, तालेबंदी लगाकर छोटे भाइयों के साथ बैठे, लेकिन उनकी आंख के अंदर आंसू होते हैं कि हम सुबह 7 बजे तैयार होके आते हैं घर से, हमारी माँ हमें खाने के लिए टिफिन भेजती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि सरकार की योजनाएं। और जब वो 7 बजे जब स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल के अंदर 7 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक रहते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनकी स्कूल के अंदर 500 छात्र छात्राएं और शिक्षक एक शिक्षक, और उनके भी कभी बीएलओ के रूप में ड्यूटी लगा दी। तो ये जो हालात है, इन हालातों को वही समझ सकता है, वो कभी नहीं समझ पाएगा जो 4.5 साल के बाद में जयपुर या दिल्ली से बड़े करोड़ों रुपए कमा के और रात को दीवारों पे पोस्टर चिपका के और कह के भी हम एमएलए के प्रत्याशी हैं। वो प्रत्याशी कभी नहीं समझ पाएंगे, ये तो वही समझ पाएंगे। नहीं, वो तो आपको पता है कि वहां पर एक टीचर है, उसकी भी कभी कभी बीएलओ में पोस्टिंग हो हाँ बिल्कुल। जाए। तो आपने क्या किया कि वहां पूरी भर्ती हो जाए, पूरी हमने शिक्षकों की सीटें खाली नहीं रहे? आंदोलनों के माध्यम से वहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला के जहां जहां पे मौका मिला, जहां जहां पे जा सकते थे, जो जो कर सकते थे। एक बार तो ये हुआ कि जैसे बापेऊ हमारे इलाके का गांव है, मेरे जिला परिषद क्षेत्र का भी है, तो बापेऊ से लगातार प्रयास चल रहा था कि भाई शिक्षक यहाँ पे आए। मतलब 12-13 शिक्षकों के पदों की खाली थे। एक दिन पहले हम वहां गए, साथियों से बात हुई, नौजवान साथियों से, तो कहा कि अब एग्जाम आने वाले हैं और स्टाफ बिल्कुल है नहीं। तो भाई हमने कहा कि देखो ऊपर कोई राज है नहीं, हमें तो आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। तो वहां से सारे लोग, गांव ग्रामीण बच्चे, हम बस भर के और निदेशालय पहुंचे सुबह 10 बजे। पूरे दिन निदेशालय के सामने हम लड़ाई लड़ी, निदेशक के सामने लड़े। उन्होंने कहा आप मुकदमे होंगे, ये होंगे। मैंने कहा हम निदेशक की गाड़ी नहीं जाने देंगे, हमारे ऊपर से जाएगी, हम घेर के रखेंगे। और बार बार हमने उनको रोकने का प्रयास किया। फिर लास्ट में 6 बजे जाके और तत्काल रूप से 10 से 11 जो शिक्षकों की, उनकी तुरंत हमें नियुक्ति पत्र दिया। उनको मतलब वाइस प्रिंसिपल तक के पद खाली थे, उन सारों को भरा और एक मतलब जोश और खुशी के साथ में वापस वो छात्र छात्राएं लौटे। तो ये हमारा एक प्रयास है कि भाई जो हम भाई नहीं, जो संघर्ष कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो संघर्ष है, उस संघर्ष राज सत्ता के सामने संघर्ष कर सकते हैं। ये मूलभूत चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो होनी चाहिए। आजादी 75 वर्ष बाद नहीं है। बहुत बड़ा करप्शन है ये। करप्शन आप देखिए, जलदाय विभाग, पीएचडी, और ये पीएचडी का जो करप्शन है सबसे बड़ा करप्शन है श्री डूंगरगढ़ के अंदर। मतलब 120 के आसपास गांवों के अंदर, किसी भी गांव के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि मंत्री, हमारे बीकानेर जिले के मंत्री होने के बावजूद किसी भी गांव के अंदर पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। आजादी के 75 वर्ष बाद में आप श्री डूंगरगढ़ विधानसभा का किसी भी गांव का, आप वहां से सरपंच का, ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य का उठा के और फोन कीजिए कि सरपंच साहब आपके गांव में ट्यूबवेल कितना खराब है। कोई कहीं 1, कोई कहीं 2-3 कम तो कटी है ही कौन। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि नई मोटर लोरिंग ले जाने, मोटर को रिपेयर करने के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट, कितने रुपए? करोड़ों रुपए का बजट जो सरकार से आता है और गांव को जाना होता है, वो चीजें नहीं करते। तो ये वास्तविक स्थिति है कि करप्शन जो है, सरकार की योजनाओं के अंदर भ्रष्टाचार का दिमक लग चुका है। और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो नेता हैं वो चुप रहकर, बैठकर इस चीज का एक अभिनय की तरह इसका आनंद लेते हैं कि इनके बाद में हमारा नंबर आ जाएगा, तो चुपचाप उसको देखना। भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष पिछले 4.5 सालों के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर शून्य है। कभी हमारे जो ये पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, इनका एक ही काम था कि डायरी निकाल के मंडल अध्यक्षों से और गांव में मोखान में निकल जाना।
इन्होंने कभी ये नहीं पूछा भाई लिखमी सर में तकलीफ क्या है, आपके गांव के गुआड़ के अंदर अभी इतनी बरसात के कारण पानी भरा हुआ है, लाइट पानी है या नहीं, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, स्कूल में मास्टर है या नहीं। इन्होंने एक ही बात पूछी कि गांव में कोई बैठेगा क्या, गांव में कोई स्वर्गवास हुआ है तो बताओ, गांव में कोई बोखान है तो बताओ। ये नेताओं का चारित्रिक पतन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सामाजिक सरोकार हमें जाना चाहिए, लेकिन आप दूसरी चीजों को भूल गए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बातें, गांवों के अंदर किस प्रकार का संकट आ रहा है, बिजली का संकट। एक दिन तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत और उनके साथ एक 20-30 लोगों की जो फौज है विधायक बनने की सीरीज के अंदर जो चल रहे हैं, एक सिंगल दिन तक, 1 घंटे तक इनका कभी आंदोलन नहीं किया हुआ किसान के लिए, लाइट पानी बिजली के लिए। इनका एक ही काम है कि अर्जुन राम मेघवाल आ गए फोटो खिंचा लो, नरेंद्र मोदी आ गए फोटो खिंचा लो, और फोटो के नाम पे गांव के लोगों को ठगना। यह सबसे बड़ी बात है। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष वो जो सत्ता पक्ष को रोके, सत्ता पक्ष को रोके कि आप अन्याय मत करो, आप गलत मत करो, उसके खिलाफ बोले। और दूसरी तरफ ये सबसे ज्यादा श्री डूंगरगढ़ के अंदर विसंगति हुई। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक बोली नहीं, कोई जयंती आ ली वो मना ली, बाकी दूसरा कोई वसुंधरा राजे के गुट से डरता है, कोई अर्जुन राम मेघवाल के गुट से डरता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष के गुट से डरता है, डरते हुए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। ये सच्चाई। तो आपका वर्तमान एमएलए क्यों नहीं बोले? वर्तमान एमएलए क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण ये है कि वर्तमान एमएलए जब चुनाव के बाद में जो वोट जनता ने उनको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिए थे, वही वोट उनको मिले। तो चुनाव के बाद सबसे पहले पंचायती राज के चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से गले मिल लिए। माकपा का और भाजपा का मतलब कभी गठबंधन नहीं होता, माकपा और भाजपा का गठबंधन हो गया पंचायती राज चुनाव के अंदर। ताराचंद सारस्वत और गिरधारी लाल जी मैया एक हो गए। नगर पालिका चुनाव के अंदर कृष्णाराम नाई, जिन पर भ्रष्टाचार के आकंठ के नगर पालिका के अंदर आरोप लगे, गिरधारी जी ने खुद, विधायक ने खुद पानी पी पी के जिन पे आरोप लगाए, नगर पालिका चुनाव में विधायक गिरधारी लाल जी मैया और कृष्णाराम जी नाई एक हो गए। और उसके बाद में जैसे ही सरकार गिरने लगी तो ये सहपरिवार सचिन पायलट के खेमे में चले गए, मानेसर इनकी खबरें चली। और जैसे ही वहां पार नहीं पड़ती दिखी तो तत्काल रूप से अटैची लेके अशोक गहलोत के पास में चले गए। तो जो इतना ज्यादा प्रयास, इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी ज्यादा वर्जिश, इतना ज्यादा योगा कर लेंगे, वो कैसे बोलेंगे जनता के लिए? कौन बोलने देगा? अशोक गहलोत थोड़ी बोलने देगा कि भैया विधानसभा में आप हमारे यहाँ पे खड़े हो, आप यहीं खड़े रहो, वो थोड़ी बोलने। इसलिए तो 5.5 साल बिजली विभाग के ऑफिस में नहीं आए, इसलिए 5.5 साल जलदाय विभाग की मोटरें जली हुई, लेकिन विधायक नहीं बोल पाए। विधायक ने सिर्फ एक ही प्रयास किया कि अपने होटल पे रोका, चाहे बीडी कल्ला हो, चाहे भंवर सिंह भाटी हो, चाहे महेंद्र गहलोत हो, कांग्रेस का कोई मंत्री आए उसके माला डाल दो और राम राम कर लो, ताकि भविष्य के लिए। और आज भी ये तय है कि कांग्रेस की टिकट के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, आम जनता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। कौन? गिरधारी में? हाँ बिल्कुल, लगातार प्रयास के साथ में लगे हुए। तो फिर मंगलाराम और इनका आपस में क्या रहा? वो तो भाई ये चीज तो तय है कि कभी एक नहीं हो पाएंगे, वो उनका विषय है। तो इस प्रकार की वास्तविक परिस्थिति के अंदर ये जो त्रिकोणीय जो संघर्ष जो हुआ, कांग्रेस, माकपा और भाजपा, ये तीनों ही एक दूसरे खींचातान के अंदर रुक गए। सड़क पर अगर कोई लड़ा, आम आदमी के लिए लड़ा, किसान के लिए, जवान के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, चाहे आर्मी भर्ती जो अग्निवीर जो परीक्षा थी उसके लिए भी अगर बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए तो श्री डूंगरगढ़ की सड़कों पर हमने किया। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी श्री डूंगरगढ़ के अंदर किसानों और जवानों के हक के लिए लड़ती आई और आज भी लड़ रही है, लगातार लड़ती रहेगी। ये पुलिस की क्या हालात है, कानून की क्या हालात है? मैंने बीकानेर के एसपी और आईजी को जब हमारी कलेक्ट्रेट के अंदर जो वार्ता चली थी उसमें मैंने कहा कि आपकी पुलिसिंग चाहे कितनी अच्छी हो सकती है, लेकिन चोरी के मामले में बीकानेर की जिले की पुलिस जितनी विफल है उतनी विफल पूरे देश के अंदर नहीं है। आप एक छोटी सी अंगूठी वापस नहीं लेके आप आ पाए चोरी से। मेरे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर चाहे कुचोर की बात करो, कुचोर आथुणी के अंदर, बादनू के अंदर, गुसाईसर के अंदर, मोमासर के अंदर, श्री डूंगरगढ़ के अंदर, रीडी के अंदर, गांवों के अंदर मतलब लाखों करोड़ों रुपए की चोरी हुई, लाखों करोड़ों रुपए की चोरी हुई। उनकी एफआईआर हुई, प्रयास किया, बार बार धरना प्रदर्शन किए, 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। कई बार तो ये हुआ कि चोर पकड़े गए लेकिन 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। ये बहुत बड़ा फेलियर। श्री डूंगरगढ़ के किसान कृषि मंडी के आगे से 1 लाख रुपए चोरी हो गए, तत्काल आधे घंटे 1 घंटे बाद में चोर पकड़ लिए और पैसे नहीं मिले। तो ये जो सिस्टम है, ये जो खामियां है कानून व्यवस्था के अंदर, आम आदमी जाएगा तो सिपाही डरा देता है उसको। इसलिए पढ़े लिखे लड़के, नौजवान साथी जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, उनको सिस्टम के अंदर सिस्टम को ललकारने के लिए आगे आना होगा। गांव ग्वाड़ की बात को आगे रखने के लिए,
गांव का बेटा जिस दिन आगे आ जाएगा, जिस दिन गांव का बेटा एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीजी, हाईकोर्ट का जज, हॉस्पिटल का इंचार्ज होगा, उस दिन गांव के लोगों की व्यवस्था सुनी जाएगी। और राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं गांव के लिए, 10 पैसा पहुंचता है। आज भी भ्रष्टाचार का दिमक है वो मोदी के राज में भी बदला नहीं है, ऐसा ही चल रहा है, आप देखिए। और राजस्थान सरकार के अंदर तो कहना ही क्या, आरपीएस से जो सबसे बड़ी सैद्धांतिक संस्था होती है वो तक बिक गई। तो हालात खराब हैं। इन हालातों के अंदर चाहे हम अभिमन्यु हो सकते हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ये लड़ने की प्रेरणा जो मिली, ये सच्चाई पर चलने की जो प्रेरणा मिली, संघर्ष के रास्ते जो चलने की प्रेरणा मिली, जो विपरीत हालातों के अंदर जो प्रेरणा मिली, ये प्रेरणा राजस्थान में अगर कहीं मिल सकती है वो हनुमान बेनीवाल से मिलती है। कि हनुमान बेनीवाल विपरीत हालातों के अंदर, न्यूनतम संसाधनों के अंदर आपको आम जनता के लिए लड़ना सिखाता है। सुकून के साथ में आपको नींद आएगी। आपके पास संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपका साहस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। इन बातों को लेकर पूरा राजस्थान आज उनकी तरफ देख रहा है। हमारी पार्टी की स्थापना हुई तो आज देखिए, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से, प्रत्येक जगह से यूथ आज हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर आ रहा है। चाहे कोई एबीवीपी के अंदर बैठा है, चाहे कोई एनएसयूआई के अंदर बैठा है, चाहे कोई कांग्रेस में बैठा है, चाहे कोई भाजपा के अंदर बैठा है, नौजवान कहीं भी बैठा है, वो हनुमान बेनीवाल को अपना आदर्श मानता है, हनुमान बेनीवाल को फॉलो करता है कि आज नेताजी कहाँ है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक प्रेरणा है। और ये हम के लिए खुशी की भी बात है कि आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस क्रांति की जो लहर चल रही है, उसके अंदर हम साथ में शामिल हैं। एक अंतिम सवाल मेरा, डूंगर कॉलेज के पूर्व प्रेसिडेंट और आरएलपी के प्रदेश मंत्री जी विजयपाल बेनीवाल आपके दोस्त हैं, प्रिय, वो भी लूणकरण सर से चुनाव लड़े, हाँ और आप भी डूंगरगढ़ से चुनाव लड़ो, जी। तो आप दोनों मैनेज कैसे करोगे? ये जैसे मान लो, मैंने आपको पहले बताया इंटरव्यू की शुरुआत के अंदर कि हमारा प्रयास है कि हम आम जनता के बीच में संघर्ष करें। हमारा पहला उद्देश्य है जनता के लिए संघर्ष और जनता के कामों को करना। और दूसरा, चुनाव की अगर बात करेंगे तो चुनाव के अंदर तो हम लोगों को तकलीफ शायद नहीं आएगी, क्योंकि हमारा प्रत्येक दिन गांव के अंदर निकलता है, प्रत्येक दिन गांव के व्यक्तियों के साथ में निकलता है। तो चुनाव के अंदर तकलीफ उन लोगों को आती है जो 4.5 साल जयपुर और दिल्ली के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर बैठे रहते हैं या अपना बिजनेस करते हैं और अचानक टिकटों के बाहर के साथ में आते हैं, उनके लिए तकलीफ आती है। हम तो हमेशा तकलीफों के अंदर रहते हैं, तो चुनाव के अंदर हमारे लिए विशेष कुछ नहीं होगा। और मैनेजमेंट की जहां तक की बात है, तो जिनके साथ में हजारों नौजवानों की जो टीम है, सारा काम हमेशा वो मजबूती के साथ में संभालते हैं। गांव के अंदर, हर गांव के अंदर बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है कि प्रत्येक बूथ तक जो हमारा नौजवान खड़ा है, हमारा किसान खड़ा है, उम्मीद के साथ हमारी तरफ देख रहा है, तो वो उस जगह करेगा। शानदार जो लूणकरण सर की जो किसान महापंचायत रही, ये विजयपाल बेनीवाल की जो गांव के अंदर जो उनकी मेहनत थी, उसकी परिणति थी, किस प्रकार से गांवों से लोग निकल के आए। आप देखिए, क्योंकि मेरा ससुराल है लूणकरण सर के अंदर, भंडान के अंदर, तो गांव के अंदर हम हमेशा सुनते हैं कि गांव के अंदर एक उम्मीद और एक रोशनी के रूप में लूणकरण सर से विजयपाल जी बेनीवाल जो निरंतर लग रहे हैं। चाहे फसल बीमा की बात हो, प्रत्येक मुद्दे पर वो लगातार संघर्ष करते हैं। तो जो आम जनता के लिए संघर्ष करता है, उसको जनता फिर संघर्ष नहीं करवाती चुनाव के समय के अंदर। ये चुनाव से पहले के 2 महीने तक ये हमारा टाइम होता है, और चुनाव के समय जो 2 महीने का समय होता है, वो जनता का टाइम होता है। वो उस वक्त हमें एक परिवार के रूप में लेते हैं। और सबसे बड़ी बात वर्तमान परिस्थिति के अंदर कि आपने, क्योंकि आपसे भी हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्चाई की आवाज उठाने के लिए भी बहुत बड़ा मादा चाहिए। देश और प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अंदर हम देखते हैं आजकल बाढ़ सी आ गई है। सूचना और जो संचार क्रांति जहां जितनी बढ़ी है, उतनी कई चीज से फायदा है तो कुछ चीजों का नुकसान भी है कि कई बार गलत और अतर्क संगत की बातें भी न्यूज मीडिया के माध्यम से चलाई जाती है। तो उस वक्त जो ये आपकी जो सच्चाई है, बीकानेर जिले ने, बीकानेर संभाग के अंदर जो सालों साल से जो बनी है, तो हमारे जैसे नौजवानों के लिए प्रेरणा भी कि आप एक युवाओं के यूथ आइकन के रूप में होके और हमारे जैसे जो नौजवान उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तो मैं तो आपके माध्यम से सुनने वाले तमाम नौजवान साथियों से यही अपील करता हूँ कि परिवर्तन की राह के अंदर चले और सच्चाई की राह पर चले, जहाँ से
देश और प्रदेश का, गांव और ग्वाड़ का, आमजन का भला हो सके, उस रास्ते पे चले और आगे बढ़ते रहे, शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। ये मेरी आपके माध्यम से अपील है। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ पधारे, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, you. बहुत बहुत आभार।